Hello everyone. Hello everyone. This is Kunal Mandhania, your faculty for CA Inter Law and CA Inter Audit, and I welcome you all to Knowledge की दुनिया दोस्तों. That is Unacademy, India's biggest and largest learning platform. I also welcome you all to my revision series. Yes everybody, I also welcome you all to my chapter wise revision series, जिसका नाम है बच्चों 20 दिन यानी 20 दिन ऑडिट इन. यस बच्चों, यहां पे हम लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं कि हम लोग 20 दिन के अंदर पूरा ऑडिट को रिवाइज कर लें. और मैंने इसका आपको एक पूरा शेड्यूल भी दिया हुआ था. सबसे पहले तो बच्चों ठीक है, सभी को अपोलोजाइज करना चाहूंगा कि पिछले 2 सेशंस जो है बच्चों मैनेजमेंट के कुछ ना कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण हम वो नहीं कर पाए, और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हमारा कारो 2020 बच्चों उसमें मिस हो गया. बट कोई गल नहीं, अभी भी हमारे पास टाइम है बच्चों अमेंड करने का. तो कल यानी मंडे को बच्चों रात को 9:30 बजे हम लोग कारो 2020 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों, वो बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे. राइट एवरीबॉडी? यस. ऑल्सो मैं आपको रिवाइज शेड्यूल बच्चों कल ही पोस्ट कर दूंगा अनअकैडमी के ओनरशिप में जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पे. राइट? बट ठीक है, कोई नहीं, छोटी छोटी चीजें होती रहती है. सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों अच्छे से चीजों को रिवाइज करना. एंड उसी कड़ी में बच्चों आज मैं लेके आया हूं चैप्टर नंबर 2. चैप्टर नंबर 2 जो बहुत ही सिंपल चैप्टर है बच्चों. अगर इसके क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं तो आई वांट कि आप लोग उस पर पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर सके. राइट? इसी एफर्ट के साथ बच्चों आप और मैं मिलकर रिवीजन करने वाले हैं. तो जितने बच्चे मेरे साथ लाइव आ चुके हैं सभी को हेलो हेलो हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, जय जनेंद्र. आज रामनवमी है तो जय श्री राम. एंड बच्चों चलो मिलके शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 के और 2 के और शुरू करते हैं. उसके पहले बस छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, दैट इज बच्चों आप ये चैनल, आप ये पर्टिकुलर सेशन देख रहे हैं टोटली फ्री अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे. बच्चों अनअकैडमी के ऐसे अमेजिंग एजुकेटर्स आप लोग के लिए ऐसे बहुत सारे सेशंस लेके आते हैं, फ्री सेशंस लेके आते हैं, ना सिर्फ अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे बल्कि साथ साथ बच्चों अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस पे भी. आप पूछोगे सर ये स्पेशल क्लासेस क्या होता है? कुछ नहीं बच्चों, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप पे भी हम ऐसे कई सारे फ्री सेशंस लेते हैं. और बच्चों अनअकैडमी के लर्निंग ऐप डाउनलोड करना इज टोटली फ्री. हाँ जी हाँ जी हाँ जी, टोटली फ्री है. यस, उसमें भी हम बच्चों कई सारे फ्री कंटेंट देते हैं. तो अभी तक अगर आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया तो बच्चों जाके डाउनलोड कर लो. वहां जाके गोल में डाल देना आपका सीए इंटर, और फिर जिन जिन एजुकेटर्स के आपको फ्री सेशंस देखने हैं आप वो देख सकते हो. बस आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा. आप यूज कर सकते हो मेरा कोड, मेरा नाम ही मेरा कोड है बच्चों, KUNAL कुणाल. इसके थ्रू जिसके भी आपको फ्री सेशंस देखने हैं बिंदास जाके देख लो बच्चों. राइट? अनअकैडमी ठीक है आपके लिए साथ साथ कुछ पेड कंटेंट भी लेके आता है थ्रू प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. बच्चों यहाँ बहुत फायदे होते हैं. अनअकैडमी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स लेके आता है एट अ वेरी 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 रीजनेबल प्राइस. उसके बारे में बच्चों हम आगे और चर्चा या डिस्कशन करेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो लेक्चर में लिखने देने वाला हूं बच्चों, इस लेक्चर के नोट्स जो बहुत ही जबरदस्त है, मतलब आपको नोट्स देख के इट विल ब्लो योर माइंड. आप अगर सर खुद के मुझसे खुद की तारीफ कर रहे हैं बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है, बट नोट्स सही में बहुत अच्छे हैं. राइट? दैट इज द रीजन. ठीक है, ये जो नोट्स और बच्चों जो भी मैं सेशंस लूंगा, और बच्चों अभी मे के एग्जाम के तो मैं बहुत सारे सेशंस लेने वाला हूं. लॉ और ऑडिट के तो बच्चों बहुत सारे सेशंस लेने वाला हूं. सबके नोट्स, कंबाइंड नोट्स, आरटीपी एमटीपी डिस्कशन, एमसीक्यू डिस्कशंस, बहुत कुछ बच्चों, सब कुछ आपको मिलेगा अनअकैडमी के ओनरशिप पे. मेरा जो टेलीग्राम चैनल है बच्चों उसमें. तो अगर अभी तक आपने ये ज्वाइन नहीं किया होगा बच्चों, जाके जल्दी 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 ज्वाइन कर देना. नंबर 1. नंबर 2 एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज बच्चों डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अनअकैडमी का भी टेलीग्राम चैनल. उसमें मेरा नहीं बाकी सारे एजुकेटर्स भी कौन कौन से सेशंस लेने वाले बच्चों आपको वो भी मालूम पड़ जाएगा, और वो भी भाई ज्वाइन करना फ्री है यार. तो देर किस बात की बच्चों, वो भी जाके जल्दी 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 आपको ज्वाइन कर लेना है. ओके? बाकी प्रबल बोलता है सर आई नो आपके नोट बहुत अमेजिंग है. बाकी बच्चों शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2. चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम. एकदम सिंपल सा बच्चों चैप्टर है. संडे के लिए आराम से मैंने ये मस्त वाला चैप्टर आ गया. रखा तो मैं चैप्टर नंबर 3 था, बट ये आ गया. कोई ना बच्चों, तो इसी चैप्टर के साथ में बच्चों हमको 2 और स्टैंडर्ड्स भी पढ़ने हैं.
मैं जैसे आपको हमेशा बोलता हूँ, मैं चैप्टर्स के साथ में स्टैंडर्ड्स भी अलाइन करके पढ़ाता हूँ बच्चों आप लोग को, राइट? तो आप चैप्टर से थोड़ा एक्स्ट्रा देख सकते हैं मेरे नोट्स में, ठीक है, बट ये सारे बच्चों इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके एवरीवन, तो सर प्लानिंग के ऊपर जो स्टैंडर्ड डील करता है सर, वो डील करता है एसए 300, राइट? वैसे तो बच्चों पूरे ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? एक्सक्यूज मी, पूरे ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है सर? पूरी ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंगेजमेंट पार्टनर की। हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था बच्चों एसए 220 में कि पूरे ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चों एंगेजमेंट पार्टनर की, राइट? बट एसए 300 क्या बोलता है? जब भी आप प्लानिंग कर रहे हो, एंगेजमेंट पार्टनर तुमने अकेले प्लान नहीं करना चाहिए, साथ साथ तुमने कुछ और की मेंबर्स ऑफ योर एंगेजमेंट टीम, मतलब जो लोग ऑडिट करने गए हैं, जो आपकी एंगेजमेंट टीम है बच्चों, उसके कुछ की मेंबर्स को भी आप लोगों ने ऐड कर देना चाहिए। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है तो आपको याद रखना है कि प्लानिंग में बेसिकली कौन इन्वॉल्व होता है? प्लानिंग में इन्वॉल्व होता है बच्चों नंबर 1 एंगेजमेंट पार्टनर, जिसके ऊपर ऑडिट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड साथ साथ बच्चों सम की मेंबर्स ऑफ योर एंगेजमेंट टीम। डन? तो सर प्लानिंग तो करना है, पर प्लानिंग करने के पहले बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, अपॉइंट होने के बाद पहले ये तो डिसाइड कर लो भाई कि ऑडिट एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। मतलब सर अपॉइंट होने के बाद भी डिसाइड कर सकते हैं? बिल्कुल बच्चों, ऑडिटिंग के बेसिक्स ये बोलते हैं कि अपॉइंट होने के बाद यू हैव टू डिसाइड कि क्या ये ऑडिट एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, और उसके लिए बच्चों आपको प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी करनी पड़ेगी। नाम से समझते हैं बच्चों, प्रिलिमिनरी यानी पहले, सबसे पहले, ठीक है? मुझे माफ करना, ऑडिट प्रोसीजर्स सबसे पहले करूंगा मैं प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, सॉरी। तो बच्चों ठीक है, सबसे पहले हमको प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी करनी है, और ये करनी है एसए 220 के हिसाब से और एसए 210 के हिसाब से। और जब भी बढ़ेगा प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी बच्चों, दो स्टैंडर्ड्स आने चाहिए आपके, एसए 210 और एसए 220, राइट? एसए 210 में बच्चों हम प्री कंडीशंस चेक करते हैं और टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करते हैं, और वो हम लिखते हैं, आपको याद होगा तो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर के अंदर। तो एसए 210 के अंदर हमको प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट चेक करना पड़ेगा एंड टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री करने पड़ेंगे एज पर एसए 210, एंड एसए 220 के हिसाब से बच्चों हमको चेक करना पड़ेगा क्लाइंट कंटिन्यूअस रिलेशनशिप। पढ़ाया था आपको फर्स्ट चैप्टर में, क्लाइंट कंटिन्यूअस रिलेशनशिप में क्या चार चीजें चेक करनी पड़ती है बच्चों। मैंने आपको निमोनिक भी दिया था, आपको याद होगा तो ICES, आइसेस, वी हैव टू ब्रेक दी आइसेस, राइट? और प्री कंडीशंस कितने थे? दो। सेकेंड पॉइंट के अंदर 3 पॉइंट थे और थर्ड के अंदर 3 पॉइंट थे, राइट? किसी को याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, और याद होना चाहिए बच्चों। मेरे रिविजन के साथ में आपको याद भी करना पड़ेगा, ताकि सही में 20 दिन में आपका भी ऑडिट क्या हो जाए बच्चों, इन हो जाए। राइट एवरीबॉडी? यस, ठीक है। नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, मैं बोलूंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ से दिस क्वेश्चन इज ए। ये बोलता है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग। बच्चों हमने प्लानिंग क्यों करना चाहिए, राइट? तो याद रखना बच्चों, ठीक है, प्लानिंग क्यों करना चाहिए, पहले मैं आपको पॉइंट्स बता दूं और फिर याद करने के लिए फिर से एक निमोनिक दे दूंगा मस्त वाला, है ना? तो सर हमने प्लानिंग क्यों करना चाहिए? पहला पॉइंट है बच्चों, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को हम टाइमली आइडेंटिफाई करके रिजॉल्व कर सकते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को हम टाइमली आइडेंटिफाई करके रिजॉल्व कर सकते हैं। मतलब अगर आप पहले से ही प्लानिंग करते हो बच्चों, तो आगे जाके जो भी प्रॉब्लम्स आ सकती है ऑडिट में, उसको आप पहले से आइडेंटिफाई कर सकते हो और अभी से रिजॉल्व कर सकते हैं, ताकि आगे का रास्ता बच्चों एकदम स्मूथ निकल जाए, राइट? नंबर 2, ठीक है, अगर आप प्लानिंग कर रहे हो बच्चों, आपको पता है कि क्या क्या काम करना है, और अगर आपको पता है क्या क्या काम करना है बच्चों, तो दिस विल हेल्प यू इन सिलेक्टिंग द राइट एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, उसमें आप इन्वॉल्व कर रहे हो कि भाई नहीं, लॉ के भी बहुत सारे इंटरफेरेंस लगेंगे, तो एक लीगल एक्सपर्ट को आप हायर कर सकते हो। मतलब कहीं ना कहीं प्लानिंग करने का फायदा यह है कि जो प्रोसीजर्स आपको परफॉर्म करना है, उसके लिए आप एक करेक्ट टीम अपॉइंट कर सकते हो, राइट एवरीबॉडी? फिर प्लानिंग ऑलवेज हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क डन। जो प्लानिंग हर चीज में, ठीक है, कोऑर्डिनेशन के लिए हेल्प करती है, राइट? जैसे मैंने आपको प्लानिंग करके बताया 20 दिन ऑडिट इन, राइट? तो आपको पता है कि भाई किस दिन कौन चैप्टर होना है। अब आई नो कि ये बहुत बड़ी बात होगी, बिकॉज पिछले 2 दिन में तो थोड़े से केओस हो गए, बट नॉर्मली आपको पूछने की जरूरत नहीं है सर कि अब क्या आएगा, आप क्या लेके आओगे, आज क्या पढ़ाओगे। अरे भाई आपको शेड्यूल दिया हुआ है, इट विल हेल्प अस बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन यू एंड मी, राइट एवरीबॉडी? नेक्स्ट, इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू गिव अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज। बच्चों हम प्लान बनाते हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट एरियाज कौन कौन से हैं बच्चों, उसे भी तो कवर करते हैं।
और अगर उसे कवर कर लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, कहीं ना कहीं आपके सारे इंपॉर्टेंट एरियाज सॉर्टेड, कवर्ड, राइट. इट हेल्प्स यू इन मैनेजिंग द एंगेजमेंट टीम. इट हेल्प्स यू इन मैनेजिंग एंगेजमेंट टीम, ठीक है, ऑडिट एंगेजमेंट मोर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. अगर बच्चों आप अच्छे से प्लानिंग कर रहे हो तो ठीक है, आपका एंगेजमेंट, ऑडिट एंगेजमेंट मोर एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कंडक्ट हो सकता है, राइट. एंड लास्ट पॉइंट, इट हेल्प्स यू इन सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ द वर्क. सुपरवाइज कर सकते हैं. जैसे आपने ऑडिट प्लान बना के रखा है बच्चों, तो कितना काम हुआ है अभी तक, ठीक है, किसी ने आगे पूछा क्या करना है, भाई ये करो, ठीक है, ये काम इतने टाइम में हुआ कि नहीं हुआ, सुपरवाइज कर सकते हैं बच्चों और काम को रिव्यू कर सकते हैं, राइट. तो दिस वे द एग्जांपल्स ऑफ और बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग, ठीक है. इसको बहुत इजी कर लेते हैं बच्चों अपन. इसको याद करने के लिए अपने पास एक मस्त हमारा निमोनिक है. वो निमोनिक क्या है बच्चों? वो निमोनिक है, प्लानिंग हेल्प्स यू इन प्रिवेंटिंग स्कैम्स. आई रिपीट एवरीबॉडी, प्लानिंग हेल्प्स यू इन, ठीक है, प्रिवेंटिंग स्कैम्स, ठीक है. तो निमोनिक क्या है? पी स्कैम्स. पी से है बच्चों पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को टाइमली आइडेंटिफाई करना और रिजॉल्व करना. एस से है बच्चों सिलेक्शन करने में हेल्प करता है सही एंगेजमेंट टीम को. सी से बच्चों कोऑर्डिनेशन करने में हेल्प करता है. ए से इंपॉर्टेंट एरियाज में अटेंशन देने में हेल्प करता है. एम से है बच्चों मैनेज करने में हेल्प करता है वर्क को मोर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. एंड बच्चों एस से है सुपरविजन करने में काम को हेल्प करता है. ओके एवरीबॉडी, यस. दीपिका मैम का पी स्कैम से, अब वो किसका है क्या है उसमें तो छोड़ ही दो तुम, बट ये निमोनिक अच्छा है बस. Perfect everyone. Moving to next point, everyone. Moving to next point, बच्चों. देखो, planning involves making a audit strategy. सबसे पहले बच्चों आप पूरे काम को करने का एक ब्रॉड फ्रेमवर्क बनाते हो कि हाँ भाई ये करना है, इतने दिन के अंदर करना है, ये करेंगे, ऐसे करेंगे. एक ब्रॉड फ्रेमवर्क बनाते हो बच्चों, उसे बोलते हैं ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाना. एंड उस फ्रेमवर्क के बेसिस पे, ठीक है बच्चों, आप थोड़ा डिटेल्ड प्लान बनाते हो, जिसे बोलते हैं ऑडिट प्लानिंग करना. सो प्लानिंग इन्वॉल्व्स टू इंपॉर्टेंट थिंग्स बच्चों, दैट इज मेकिंग अ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड मेकिंग अ डिटेल प्लान. सर क्या ये अलग अलग प्रोसेस है? नहीं बच्चों, अलग अलग प्रोसेस नहीं है, एक ही प्रोसेस है, ठीक है. दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक प्रोसेस है, ठीक है. बिगर पिक्चर में हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, थोड़ा सा नाइफ जा रहे हैं तो हम बच्चों प्लान बना रहे हैं, राइट. उस पर हम डिस्कशन करेंगे. बट व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट स्ट्रैटेजी बच्चों? उसका डेफिनेशन ही एग्जाम में कई बार आ जाता है, 2-3 बार तो उसका डेफिनेशन ही एग्जाम में आ चुका है. याद रखना एवरीबॉडी, ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाना मतलब एसटीडी बनाना. स्ट्रैटेजी एसटीडी मतलब स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन बनाना ऑडिट का. तो दिमाग में डाल दो बच्चों, ऑडिट स्ट्रैटेजी मतलब एसटीडी बनाना, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन बनाना ऑडिट का, ठीक है. तो ऑडिट में स्कोप क्या क्या करना है, टाइमिंग कब कब करना है, और डायरेक्शन कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है बच्चों, ये डिसाइड करता है आपका स्ट्रैटेजी. ओके, तो ऑडिट स्ट्रैटेजी इज एसटीडी, स्कोप डिसाइड करना, टाइमिंग डिसाइड करना और डायरेक्शन डिसाइड करना, राइट. अब स्ट्रैटेजी बनाते समय बच्चों कुछ फैक्टर्स को आपको कंसिडर करना पड़ता है. आई रिपीट, ठीक है, स्ट्रैटेजी बनाने के लिए बच्चों हमें कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ता है. जैसे फर्स्ट फैक्टर है बच्चों रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है. रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? एक सिंपल से एंगल से बात करूं तो भाई मुझे सिर्फ मेन कंपनी का ऑडिट करना है कि मेन मुझे ब्रांचेस का ऑडिट करना है या कंपोनेंट्स का ऑडिट करना है? मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है रिपोर्ट करने का बच्चों? इज इट क्लियर? रिपोर्ट किसको करना है? शेयर होल्डर्स को करना है, मैनेजमेंट को करना है, मैं इंटरनल ऑडिट कर रहा हूं, मैं स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहा हूं, राइट. तो मेरा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है वो मालूम होना बहुत जरूरी है एक स्ट्रैटेजी बनाने के लिए. नंबर 2 बच्चों, आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट. हाँ भाई, अगेन सेम पॉइंट, एंगेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसके और अंदर घुसना पड़ेगा आपको और मालूम करना पड़ेगा क्या इस एस्टेब्लिशमेंट में, ठीक है, आपका कारो एप्लीकेबल है, क्या इसमें ब्रांचेस और कंपोनेंट्स एप्लीकेबल है, मैं इंटरनल ऑडिटर हूं, ब्रांच ऑडिटर हूं, जॉइंट ऑडिटर हूं, मैं ऑडिटर कौन सा हूं बच्चों, ठीक है. मुझे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, राइट एवरीबॉडी. नंबर 3 इज consider significant factors that are significant to direct team effort. Significant factors
मे बी मेनी थिंग्स, आई शुड से सिग्निफिकेंट फैक्टर्स मे बी व्हाट, क्या क्या करना है, मे बी व्हेन, कब तक करना है, मे बी हु, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें बच्चों आप लोगों को कंसिडर करनी पड़ेंगी, उसमें से रिस्क कितना है, रोमम कितना है, ये भी एक सिग्निफिकेंट फैक्टर्स है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि सिग्निफिकेंट फैक्टर्स कौन कौन से हैं, बट एक बार समझ लो सारे सिग्निफिकेंट फैक्टर्स जो जरूरी है एक ऑडिट करने के लिए बच्चों, वो सारे सिग्निफिकेंट फैक्टर्स भी हमको कंसिडर करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट बोलता है रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। वो देखो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में ऐसे 210 के हिसाब से हमने क्या किया था, टर्म्स एंड कंडीशन एग्री किए थे। उसमें अगर मैनेजमेंट ने बोल दिया ये काम तुम नहीं कर सकते, तो भाई क्या उसको हमको प्लानिंग करते समय कंसिडर करना पड़ेगा। अगर मैनेजमेंट बोलता है बच्चों हमको ये काम तुम नहीं कर सकते, ये एरिया तुम नहीं चेक कर सकते, क्या हमें प्लानिंग करने में कंसिडर करना पड़ेगा? सर करना पड़ेगा सर। ऐसे तो के हिसाब से क्लाइंट कंट्रोल रिलेशनशिप चेक किया था हमने, मैनेजमेंट का इंटीग्रिटी चेक किया था हमने, हमारी टीम की सक्षमता चेक की थी हमने, क्या हमारी टीम सक्षम है, क्या हमारी टीम केपेबल है, ठीक है, ये भी हमने चेक किया था बच्चों, राइट। वो भी कहीं ना कहीं यूज होगा, यानी कहीं ना कहीं जो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी की थी बच्चों एज पर एस 210 वो भी कहीं ना कहीं बच्चों कंसिडर होगी, राइट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इट a certain nature, timing and extent of resources। मेरे पास रिसोर्सेस क्या क्या अवेलेबल है, मेरी टीम में कितने लोग, रिसोर्सेस में क्या होगा, मैन कितने लोग अवेलेबल है, ठीक है, मनी, हाँ कौन कौन सी फीस मुझे मिल रही है, कौन कौन सी फीस नहीं मिल रही मुझे, क्या क्या एक्सपेंसेस मेरे कवर हो रहे हैं, मैन, मनी, मटेरियल। तो खैर मटेरियल में आप बोल सकते हो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मेरे पास अवेलेबल है, तो कहीं ना कहीं क्या क्या रिसोर्सेस मेरे पास अवेलेबल है बच्चों, वो भी कंसिडर करना पड़ेगा, राइट। तो आई रिपीट सर, हमने क्या बोला था, हमने पहले बोला था व्हाट इज डू यू मीन बाय ऑडिट स्ट्रैटेजी। बोलो मेरे साथ बच्चों, क्या कब कैसे, वहां पर बोलो यस वन का। एवरी वीडियो विच आई टेक इन यूट्यूब लाइव विल बी पोस्टेड, ओके। तो फिर क्वेश्चन ये आया था फिर से, व्हाट डू मीन बाय ऑडिट स्ट्रैटेजी बच्चों। इसके लिए हमने मस्त वाला निमोनिक बनाया, निमोनिक था STD, मतलब क्या करना, मतलब स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन डिसाइड करना। नेक्स्ट पॉइंट बोला हमने बच्चों कि ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाते समय किन किन फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ेगा। दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इसके लिए निमोनिक दिया मैंने मस्त वाला निमोनिक। क्या है सर? निमोनिक है बच्चों रिस्पांस, रिस्पांस, ओके। आर से क्या है सर? आर से आपको डिसाइड करना पड़ेगा व्हाट आर माय रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। ई से क्या है बच्चों? ई से मेरे एंगेजमेंट के टर्म्स कैरेक्टरिस्टिक्स, याद 2-3 बार रिवीजन करूंगा ना याद हो जाएगा, बहुत सिंपल है। आर ई, एस से है भाई सारे सिग्निफिकेंट फैक्टर्स, पी से बच्चों प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज के वो, और पॉन्स में अब सिर्फ एन बचा हुआ है, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ योर रिसोर्सेस। क्या बात है सर, जमीस सर, जमीस सर, जमीस सर, जमीस। अब देखो बच्चों इस पे ना करेक्ट इनकरेक्ट देख चुका हूं मैं बहुत सारे, और एमसीक्यू भी देख चुका हूं मैं बहुत सारे। क्वेश्चन पूछता है क्या भाई ऑडिट स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान के बीच में, ठीक है, क्या रिलेशनशिप है। इनफैक्ट ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या ये दोनों डिस्क्रीट है, यानी अलग अलग है, यानी और क्या ये सिक्वेंशियल प्रोसेस है, यानी पहले स्ट्रैटेजी बनाओ फिर प्लान बनाओ, ठीक है। क्या ये सिक्वेंशियल प्रोसेस है या क्या ये दोनों अलग अलग प्रोसेस है? आंसर है नहीं बच्चों। हम बोलते हैं स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान आर नॉट नेसेसरीली डिस्क्रीट और सिक्वेंशियल प्रोसेस, बट बेसिकली दे आर क्लोजली इंटररिलेटेड। दे आर बच्चों क्लोजली इंटररिलेटेड सिंस चेंज इन वन में रिजल्ट इन कॉन्सिक्वेंशियल चेंज टू अदर्स। मतलब क्या, अगर वो अलग अलग होते तो एक से दूसरे को फर्क नहीं पड़ता, पर बच्चों अलग अलग नहीं है, वो क्या है, ठीक है, वो इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, ठीक है। एक थोड़ा बॉर्डर वे में है, एक स्मॉलर वे में है, बट दोनों एक ही प्रोसेस का पार्ट है बच्चों। स्ट्रैटेजी बनाना, प्लान बनाना, दोनों एक ही प्रोसेस का पार्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके दिमाग में आपको डाल देना है कि भाई स्ट्रैटेजी बनाना अलग और प्लान बनाना अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही प्रोसेस का पार्ट है। इज इट क्लियर? दे आर नॉट डिस्क्रीट, दे आर नॉट सिक्वेंशियल, ठीक है, दे आर क्लोजली इंटररिलेटेड टू ईच अदर, दोनों एक ही प्रोसेस का पार्ट है। हां, इसको मैं डिनाई नहीं कर सकता कि बच्चों स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क देता है,
एक ब्रॉड फ्रेमवर्क देता है कि चीजें कैसे होनी चाहिए। इज इट क्लियर? स्नेहा, दिस इज द सेकंड लेक्चर। आप अगर ऊपर जाओगे प्लेलिस्ट में तो आपको दिख जाएगा बेटा, ठीक है। दिस इज द सेकंड लेक्चर। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको दिख जाएगा ये फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, फर्स्ट चैप्टर पे। सो ठीक है, स्ट्रैटेजी बनाना मतलब बच्चों ब्रॉड फ्रेमवर्क बनाना, चीजें कैसे होती है, एंड प्लान इज मोर डिटेल। एंड बच्चों अगेन एमसीक्यू अलर्ट, करेक्ट इनकरेक्ट अलर्ट। एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा क्या ज्यादा डिटेल होता है भाई, स्ट्रैटेजी ज्यादा डिटेल होता है कि प्लान ज्यादा डिटेल होता है? और आपका आंसर होगा बच्चों ऑडिट प्लान ज्यादा डिटेल होता है। ओके एवरीबॉडी, अजय ऐसे क्वेश्चंस के मैं YouTube पे आंसर नहीं दे रहा बेटा, ठीक है। अब वो आप देखो, आपने अगर लेक्चर देखा होगा तो कवर किया है मैंने, ओके। आपने लेक्चर देखा होगा तो आप उस पर चेक कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। बाकी वहां नहीं होगा तो यहां पे कर लेना, यहां हो जाएगा बेटा आपका, ठीक है। बस वहां हो चुका है, राइट, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन पूछना भी मत मुझे अगले बार से, वरना आपके क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाऊंगा बेटा मैं, ठीक है। चलो, सो मूविंग फॉरवर्ड एवरीबॉडी, अब आते हैं बच्चों प्लानिंग के अंदर, ठीक है। जैसे आपने स्ट्रैटेजी बनाने के लिए कुछ फैक्टर्स को कंसीडर किया था, ठीक है। निमोनिक कहते हैं बच्चों रिस्पॉन्स। हम दो बड़े क्वेश्चंस लेके चल चुके हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने देखा था वो था व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग। निमोनिक कहते हैं बच्चों पी स्कैम्स टू प्रिवेंट स्कैम्स। सेकेंड हमने देखा था कि व्हाट इज ऑडिट स्ट्रैटेजी, उसके लिए था बच्चों एसटीडी। और स्ट्रैटेजी बनाने के लिए किन किन फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ेगा बच्चों, उसके लिए हमने देखा था निमोनिक रिस्पॉन्स। नेक्स्ट बच्चों अब हमको बनाना है ऑडिट प्लान। अब हमको बनाना है बच्चों ऑडिट प्लान, राइट। ऑडिट प्लान को बनाने के लिए भी कुछ चीजों को कंसीडर करना पड़ता है। ये बहुत सिंपल है बच्चों, और इतने सारे पॉइंट्स दिए ना एग्जाम में, क्वेश्चन है इसमें से 6-7 पॉइंट लिख देना, आराम से याद हो जाएगा बच्चों, ठीक है। याद करने के लिए निमोनिक क्या है, निमोनिक इज ट्रेनिंग डेज। मैं बोलता हूं भाई तुम अभी प्लानिंग कर रहे हो भाई, अभी तुम ट्रेनिंग स्टेज में हो, अभी तो प्रोसीजर परफॉर्म करना बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो प्लान बनाते समय किन किन फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ेगा, अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों उस पर थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, राइट। फर्स्ट पॉइंट है आपका एग्रीइंग अपॉन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। अरे भाई जैसा आपके टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, ठीक है, वैसे ही आप ऑडिट करोगे ना, तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन आपने एग्री किया था ऐसे 210 के हिसाब से बच्चों प्लानिंग में उसे यूज करना पड़ेगा। यस सर। आज रिजल्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। सर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, गलतियां होने के रिस्क को असेस करते हैं। रोमम मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को बच्चों असेस करते हैं। और ये बहुत सिंपल सी बात है यार, अगर रोमम होने के चांसेस ज्यादा है, यानी गलती होने के चांसेस ज्यादा है, तो हमें ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा। और अगर हमें ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा बच्चों, मतलब और डिटेल में प्लानिंग में उसे इंक्लूड करना पड़ेगा, राइट। तो रिजल्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। नेक्स्ट ए से बच्चों एप्लीकेबल लॉज एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। When I talk about applicable laws and statutory requirements, इसका मतलब होता है बच्चों कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल है उसे भी कंसीडर करना पड़ेगा। बिकॉज कहीं ना कहीं बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर भी शो करता है, अगर सारे लॉज भी कंप्लाई हो रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं हमको लॉज तो चेक करने पड़ेंगे और उसे कंसीडर भी करना पड़ेगा। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट ऑडिट एरियाज, ऊपर भी डिस्कस किया था बच्चों, सिग्निफिकेंट ऑडिट एरियाज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज उसे तो डिटेल में चेक करना पड़ेगा, प्लानिंग में इंक्लूड करना पड़ेगा। नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ रिपोर्ट, अरे भाई रिपोर्टिंग किस पे करना है, क्या ब्रांचेस का भी रिपोर्ट मुझे करना है कि सिर्फ मेन हेड ऑफिस का करना है भाई, ठीक है। रिपोर्टिंग में क्या कारो एप्लीकेबल है या नहीं, ये पर्टिकुलर कोई एक्स्ट्रा चीज तो नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोला है मुझे रिपोर्ट करना पड़ेगा, इन सबको भी बच्चों कंसीडर करना पड़ता है। मतलब नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिपोर्टिंग को भी आपको कंसीडर करना पड़ता है। नेक्स्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर ऑडिटर। बच्चों ऑडिट में जब भी आएगा ना ये वर्ड अदर ऑडिटर, इट विल ऑलवेज मीन्स ब्रांच ऑडिटर। आई रिपीट एवरीबॉडी, ऑडिट में, थैंक यू सो मच प्रियांशी, जब भी आएगा वर्ड अदर ऑडिटर इट विल ऑलवेज मीन्स ब्रांच ऑडिटर, राइट। तो भाई ब्रांच ऑडिटर है कि नहीं है, अगर नहीं है तो मुझे ही करना पड़ेगा, अगर है तो भाई मुझे वो करने की जरूरत नहीं है, प्लानिंग में ये भी कंसीडर करना पड़ेगा ना। एंड नेक्स्ट से एनटीई ऑफ ऑडिट ऑर्डिनेंसेस ऑब्टेन। देखो बच्चों, ठीक है, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लानिंग इज नॉट अगेन
अ डिस्क्रीट प्रोसेस, जिसे ऊपर भी देखा था अपन ने। प्लानिंग बच्चों डिस्क्रीट प्रोसेस नहीं है कि प्लानिंग कर लिया अब प्रोसीजर परफॉर्म करना शुरू कर दिया, अब प्लानिंग हो गई अब नहीं करेंगे, ऐसा कभी नहीं होता बच्चों। आपने प्लान किया, प्लान के हिसाब से प्रोसीजर्स परफॉर्म किए, प्रोसीजर्स परफॉर्म करते 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 बच्चों मुझे एविडेंसेस मिले, वो एविडेंसेस के हिसाब से मेरे प्लान्स चेंज हो सकते हैं। जैसे पहले मुझे लगता था भाई गलती होने के चांसेस ज्यादा नहीं है, मैं आराम आराम से चेक करा था बच्चों, 5-6 बड़े बड़े फ्रॉड मिल गए, 5-6 बड़े बड़े फ्रॉड मिल गए। तो डिपेंडिंग अपॉन कैसे एविडेंसेस मिल रहे हैं बच्चों, ऑब्वियस सी बात है मुझे अब प्लानिंग को चेंज करना पड़ेगा और डिटेल में ऑडिट करना पड़ेगा। प्लानिंग को चेंज करना पड़ेगा बच्चों और डिटेल में ऑडिट करना पड़ेगा, राइट? ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ एविडेंसेस ऑब्टेन भी मुझे अपने प्लान्स को चेंज करना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट, गेट नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस। बच्चों क्लाइंट के बिजनेस का नॉलेज से भी प्लानिंग में बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, बिजनेस कैसा है, कौन से एनवायरमेंट में वर्क करता है, ठीक है, उसके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसा है, ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी कौन सी इकोनॉमी में है वो, ये सारी चीजें बच्चों बहुत मैटर करती है प्लानिंग करने के लिए, राइट? तो देखो बच्चों अपना ट्रेनिंग हो चुका है, पहले ट्रेनिंग का रिवीजन करते हैं, मेरे साथ साथ पढ़ते चलो, रिवाइज करते चलो, याद करते चलो, समझते चलो बच्चों। टी से क्या था? टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। आर से था बच्चों रिजल्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ए से एप्लीकेबल लॉस। आई दो है, एक आई से है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट एरियाज, एक आई से है बच्चों इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर ऑडिटर्स, TRAI। अब बच्चों दो एन है, एक एन से नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिपोर्टिंग, दूसरे एन से बच्चों नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ एविडेंसेस। कहा गए? हाँ, एविडेंसेस ऑब्टेन। जी से बच्चों गेट नॉलेज अबाउट क्लाइंट्स बिजनेस। परफेक्ट। अब बच्चे क्या है बच्चों? डेज। डी में है डिग्री ऑफ रिलायंस टू बी प्लेस ऑन अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। बच्चों देखो, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं प्लानिंग करने के पहले आप लोगों ने ऐसे 315 के हिसाब से रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कर लेना चाहिए। आई रिपीट, प्लानिंग करने के पहले ऐसे 315 के हिसाब से आपने हमेशा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कर लेना चाहिए। इट इन्वॉल्व्स चेकिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड अकाउंटिंग सिस्टम। हम लोग क्या करते हैं बच्चों? हम एंटिटी का सिस्टम स्टडी करते हैं कि चीजें कैसे होती है, चाहे वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हो या अकाउंटिंग सिस्टम हो बच्चों। डिपेंडिंग अपॉन अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, डिपेंडिंग अपॉन अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बच्चों, हम उसे चेक करते हैं, उस पर रिलाय करते हैं। अगर सिस्टम अच्छा है, गलती होने के चांसेस कम है, तो कम प्रोसीजर्स परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर सिस्टम बुरा है, गलती होने के चांसेस ज्यादा है, बच्चों ज्यादा प्रोसीजर्स परफॉर्म करना पड़ेगा। एंड डिपेंडिंग अपॉन गलती होने के चांसेस, ठीक है, उसके हिसाब से बच्चों हम लोगों को उस पर रिलाय करके उसके हिसाब से प्लान करना पड़ेगा और प्रोसीजर्स को परफॉर्म करना पड़ेगा। तो प्लानिंग कितनी करनी है ये भी डिपेंड करता है बच्चों, डिपेंडिंग अपॉन कितना रिलायंस हम प्लेस कर रहे हैं ऑन अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। दिव्या, ये क्लास नॉर्मली रोज रात को 9:30 बजे होती है, यहाँ पे रोज रात को 9:30 बजे होती है। आज संडे इसलिए हम लोगों ने 8 बजे लिया क्योंकि फैमिली ड्यूटीज, ठीक है। तो नॉर्मली 1 सवा 1.5-2 घंटे की, डिपेंडिंग अपॉन चैप्टर कितना बड़ा है, वर्स्ट केस में 2 घंटा। ओके, अलोकेशन ऑफ वर्क के हिसाब से प्लानिंग करेंगे। जितने सारे लोग हैं, किसको कौन सा काम अलोकेट किया है वो प्लान में इंक्लूड कर देंगे। यार्डस्टिक्स और कंडीशंस रिक्वायरिंग स्पेशल अटेंशन, कौन कौन से एरिया से जहां फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा है, कौन कौन से एरिया से जो बहुत ज्यादा मटेरियल है, जिनको स्पेशल अटेंशन लगता है बच्चों, उसे भी फोकस करेंगे। और एस से है स्टाफ रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये देखो बच्चों, एमटीपी अक्टूबर 20 में क्वेश्चन आया था, योर फर्म हैज अपॉइंटेड एज अ ऑडिटर टू ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चरर, elucidate the matters to be considered by auditor in developing his plan। प्लान बनाते समय किन किन मैटर्स को कंसिडर करना चाहिए सर? मस्त और बहुत ही सिंपल है सर, इसका नाम है TRAINING डेज। ओके अंशी, वैसे पिंटू तुमने कैसा क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया ना, मजा ही आ गया दिल पे, मजा ही आ गया। मतलब इंटर का एग्जाम कोई स्टूडेंट देख रहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसे बहुत ही ऐसा है बेटा, सीक्वेंस कुछ नहीं होता,
आप KG1 में नहीं हो कि सीक्वेंस याद करेंगे, ये पहला ये फिर ये फिर ये फिर ये। इंटर में हो बेटा, पॉइंट्स लिख दो सारे, वो भी जरूरी है। फैक्टर्स पढ़ रहे हैं हम लोग। आप क्वेश्चन पूछो सर ये सारे पॉइंट सीक्वेंस में है क्या, आपके लिए जबरदस्त, मजा आ गया, दिन बना दिया आपने तुमने मेरा, आज मजा ही आ गया। आपके इतने नाइव भोलेपन पे ना दिल खुश हो गया मेरा एकदम ही। चलो तो थैंक यू सो मच हर्षित, थैंक यू सो मच। अब बच्चों देखो, प्लानिंग ऑल्सो इन्वॉल्व, ये देखो इधर देखा था, गेट नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस। तो हमें क्या बोला है, हमें बोला भाई क्लाइंट के बिजनेस का नॉलेज लेना पड़ेगा। आप समझो बच्चों एक बात कि हम लोग तो इल्ले हैं, हम तो क्लाइंट के बिजनेस को जाके पहली बार ऑडिट कर रहे हैं। अगर क्लाइंट के बिजनेस को पहली बार ऑडिट कर रहे हैं बच्चों, तो हमें तो उसका नॉलेज कैसे होगा। बट क्लाइंट के बिजनेस का नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। कौन कौन से लॉज अप्लीकेबल है, कौन कौन सी अकाउंटिंग होती है, कैसे होती है, क्या होती है, हर चीज बिना जाने समझे परखे बच्चों ऑडिट कैसे करेंगे। ऑडिट करेंगे सब कुछ मालूम होना चाहिए ना उनके बारे में हमको। तो क्लाइंट के बिजनेस का नॉलेज लेने के लिए बच्चों इन सारी चीजों को चेक कर लो। इसको 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 इसको, ये रमेश सुरेश दिनेश हिमेश जिग्नेश महेश यो हम महेश, ठीक है, इन सबको बच्चों चेक कर लिया तो आपको क्लाइंट के बिजनेस का अच्छा नॉलेज हो जाएगा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई क्लाइंट के बिजनेस का नॉलेज लेने के लिए किन किन चीजों को मालूम करना पड़ेगा, तो भाई इन सारी चीजों को समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा भाई, कौन सी इकोनॉमी में वर्क कर रहा है अभी, स्टेट ऑफ इकोनॉमी क्या चल रही है, ठीक है, स्टेट ऑफ इकोनॉमी क्या चल रही है, कौन सा ग्रोथ फैक्टर पे है वो, ठीक है, क्या वो डिक्लाइन फैक्टर पे है, क्या वो इंक्लिनेशन वाले फैक्टर पे है, वो आप इकोनॉमिक्स से पढ़ते हैं, सब छोड़ो, ठीक है। नंबर 2, इंडस्ट्री कैसी है, स्टील इंडस्ट्री में है क्या जहां पे कच्चे का माल यानी बिना बिल के माल बहुत जाते हैं, क्या वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में है भाई जहां पे सब चीजों के बिल बनते हैं, ईमानदारी से काम होता है, तो किस टाइप की इंडस्ट्री में, ठीक है। फिर उन पे लॉस कौन कौन से एप्लीकेबल है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स मालूम कर लो। फिर उनका ओनरशिप स्ट्रक्चर कौन है, कौन संतरी मंत्री है इस कंपनी के, इनका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है, डेट कितना है, इक्विटी कैसा है, क्या है मालूम कर लो। कहां कहां इन्वेस्टमेंट करके रखी, कितनी सब्सिडरीज है, सब मालूम कर लो। ऑपरेशंस कैसे कंडक्ट करते हैं, कितनी फैक्ट्रीज है, क्या है, वो सब मालूम कर लो। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, शेड्यूल 3 फॉलो करते हैं, ठीक है, कैश बेसिस पे, ये बेसिस पे, वो सब मालूम कर लो, ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन कौन सी अप्लाई करते हैं बच्चे मालूम कर लो। और ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स मालूम कर लो बच्चों। ये सारी चीजें मालूम कर ली आपने तो आपको क्लाइंट के बिजनेस का अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा। आई रिपीट, अगर आपने ये सारी चीजें मालूम कर दी बच्चों तो आपको क्लाइंट के बिजनेस का अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा। ओके एवरीबॉडी, तो आई रिपीट, क्या क्या चीजें मालूम करनी है हम लोग को। देखो बच्चों, इसको याद करने में मस्त निमानी दिया, ऊपर से नीचे तक जाओ, यानी मैक्रो से माइक्रो तक जाओ, एकदम ऊपर से लेके अंदर 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 घुसते ही जाओ। पहले ऊपर ऊपर चलो, इकोनॉमी का स्टेट क्या है, अरे बाप रे। फिर आपके इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर क्या है, वाह वाह, इकोनॉमी का स्ट्रक्चर क्या है, इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर क्या है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, यहां तक तो ऊपर ऊपर तक चले। अब घुसो एंटिटी के अंदर, तुम्हारा ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर क्या है, ये हो गया आपका फाइनेंसेस। अब घुसो बच्चों ऑपरेशंस पे, आपका ऑपरेशन कैसे होते हैं। अब घुसो बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन कौन से करते हैं, मैक्रो से लेके माइक्रो तक। तो बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कौन कौन से फैक्टर्स को हम कंसीडर करते हैं जिससे हमको क्लाइंट के बिजनेस का नॉलेज मिलता है बच्चों। आंसर रहेगा 1 2 3 4, गेट ऑन द डांस फ्लोर, 5 6 7 8 9 10 पॉइंट दिए बच्चों एग्जाम में, 5-6 पॉइंट तो कम से कम लिख लेना। ओके, खासकर जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आए जो आया है आरटीपी में 21 के अंदर बच्चों, क्या बोलता है, एक्सप्लेन हाउ सच, ठीक है, हाउ विल अंडरस्टैंड। देखो, विदाउट एडिक्वेट नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस अ प्रॉपर ऑडिट इज नॉट पॉसिबल। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स इन डेवलपिंग अ ऑडिट प्लान। एक्सप्लेन इन कंटेक्स्ट रेलेवेंट से नॉलेज टू बी ऑब्टेन्ड बाय ऑडिटर इन एस्टैब्लिशिंग ओरल प्लान। मतलब क्लाइंट के बिजनेस का नॉलेज कैसे लेना चाहिए बच्चों। ऐसा क्वेश्चन आया तो मस्त कन के, फटक कन के, जल्दी कन के बच्चों दिमाग में याद रखना, मैक्रो टू माइक्रो और सारे फैक्टर्स लिख देना। फिर एंड में पूछा है, ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ सच एन अंडरस्टैंडिंग वुड हेल्प द ऑडिटर।
बोल देना भाई वो सब चीजों का नॉलेज मिलेगा तो ऑडिटर को प्लानिंग और बेटर यानी एफिशिएंटली और इफेक्टिवली करने में बच्चों हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच शिवांजलि। ओके, सिमिलर क्वेश्चन है बच्चों, सिमिलर क्वेश्चन है। क्लाइंट के बिजनेस का नॉलेज ब्ला 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 ब्ला। आजकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ज्ञान जरा बांटते हैं और क्वेश्चन सिंपल सा पूछते हैं। ठीक है, फैक्टर्स फैक्टर्स फैक्टर्स। ठीक है, ओके एवरीबॉडी, मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, तो प्लानिंग कर लिया। ठीक है, प्लानिंग के ऊपर है ना हम लोग। प्लानिंग में हमने स्ट्रैटेजी बना ली। वापस से प्लानिंग के फायदे क्या है? पीस कैंप्स। नंबर 2 सर स्ट्रैटेजी एसटीडी। स्ट्रैटेजी बनाने के लिए फैक्टर्स, रिस्पॉन्स। प्लानिंग करने के लिए ट्रेनिंग डेज, और प्लानिंग करने के लिए क्लाइंट के बिजनेस का नॉलेज भी लेना पड़ता है, वो है सर मैक्रो टू माइक्रो। अब बच्चों ठीक है, प्लानिंग करने के बाद आपको आपके प्लान को डायरेक्ट करना पड़ेगा, मतलब लोगों को बताना पड़ेगा भाई ये प्लान है, भाई ये प्लान है, अरे हाँ ये प्लान है, डायरेक्ट करना पड़ेगा। और उनको सुपरवाइज कर देना पड़ेगा, वो पूछेंगे अब क्या करना है, फिर बताना पड़ेगा। और बच्चों के काम को रिव्यू करना पड़ेगा, डायरेक्ट करना पड़ेगा, सुपरवाइज करना पड़ेगा, रिव्यू कर डीआरएस डायरेक्शन, रिव्यू, सुपरविजन। ये तीनों चीजें बच्चे करनी पड़ेंगी। अब वो बोलता है, क्वेश्चन ये आता है, प्लान नेचर टाइमिंग एक्सटर्नल डायरेक्शन सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम एंड रिव्यू देयर वर्क फैक्टर ऑन विच इट डिपेंड्स। मतलब बाप रे, और एक क्वेश्चन आ गया कि आप डायरेक्शन कर रहे हो, सुपरविजन कर रहे हो, रिव्यू कर रहे हो, तो किस फैक्टर्स बच्चों, इसलिए और डिफिकल्ट है। और डिफिकल्ट इसलिए तो क्योंकि अंदर तो इतना थ्योरी पूछता था, उस पर भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, यही प्रॉब्लम आती है। ठीक है, चलो निमोनिक लेके चलेंगे, लॉजिक लेके चलेंगे, बच्चों क्या करेंगे, और 3-4 बार रिवीजन करेंगे, उसके बिना ना हो पाएगा। ठीक है, इसलिए ये लेक्चर्स इतने भी है ना, जो लेक्चर सबसे अच्छे लगते हैं ना, सबको सेव करके रखो। 2-3 बार भी देखोगे ना तो आपको धीरे धीरे फिर आप खुद ही बोलना शुरू कर दोगे। 4 में से 3 पॉइंट आएंगे, कुछ तो आएंगे बच्चों। करेक्ट इनकरेक्ट ऑडिट में 14 मार्क का है, 30 मार्क का एमसीक्यूज है। कंसेप्ट क्लियर तो 44 मार्क्स तो हमको मिल रहे हैं। 44 मार्क्स में वर्स्ट केस में 30 मार्क तो मिल जाएंगे बच्चों। 20 मार्क के लिए जद्दोजहद करनी है जीवन में। तो सर ठीक है, कौन से फैक्टर्स बच्चों, इसको याद करने में निमोनिक दिया था बच्चों। निमोनिक वॉज CAR, कार, डायरेक्शन कार, सुपरविजन कार, डायरेक्शन सुपरविजन कार, C स्क्वायर या कार्स कर दो, कार्स। तुम खुश हो जीवन में, कार्स कर दो। C से बच्चों डिपेंडिंग अपॉन कैपेबिलिटी एंड कंपनसेटेंसी ऑफ टीम। डायरेक्ट कैसे करेंगे, सुपर करेंगे, टीम के ऊपर भी डिपेंड करता है। टीम नालायक है, बहुत बैठा के समझाना पड़ेगा उनको। टीम अगर समझदार है, हिंट भी दे दिया ना, इशारों हिंट भी दे दिया, बच्चों काम हो जाता है। राइट, ए से है भैया एरिया ऑफ ऑडिट, कहाँ कितना ऑडिट करना है, उस पर भी डिपेंड करता है। आर से बच्चों रिस्क ऑफ मटेरियल मिसटेटमेंट, गलती होने के चांसेस ज्यादा है, और डायरेक्शन सुपरविजन करना पड़ेगा। कम है तुमको खुला छोड़ देंगे, भाई जाओ जैसे चेक करना है करो। बच्चों एस से डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ द एंटिटी, अगर साइज बहुत बड़ी है भाई तो बहुत अच्छे से डायरेक्शन करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा अच्छे से बच्चों। छोटी बड़ी है तो क्या है, ठीक है। तो एग्जाम में बच्चों ये भी क्वेश्चन आ सकता है, मैं फिर से आप लोग को बता देता हूं। थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू करने के लिए किन फैक्टर्स को कैसे करना पड़ता है। डायरेक्शन दिखा कि कार आ जाने का, ओके एवरीबॉडी। बाकी चिल्लू पॉइंट है, एडिशनल कैसे रिवीजन में नहीं पढ़ा था। हाँ बच्चों, प्लानिंग में चेंज कब करना पड़ सकता है। आई टोल्ड यू कि भाई प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैंने बोला ना तुमको, प्लानिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि शुरुआत में प्लानिंग कर दिया बाद में प्लानिंग नहीं करेंगे। इट इज नॉट अ डिस्क्रीट प्रोसेस फेस। डिस्क्रीट मतलब अलग, ऐसा अलग नहीं है ये किया फिर ये करो। ऐसा नहीं है कि मैंने सगाई किया, सगाई अलग, शादी अलग, शादी अलग, उसके बाद जो भी है अलग, ठीक है। बच्चे अलग, बच्चों के बाद एक अलग फेस, अलग नहीं है बच्चों। ये जो है इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग आपको पूरे ऑडिट में करते रहने पड़ेंगे, राइट, ठीक है। सो ये बोलता है आपको प्लान कब चेंज करना पड़ सकता है। हेलो, आपको प्लान कब चेंज करना पड़ सकता है। ओके चलो, प्रियांशी आइडली होता है। आइडली आपने ऐसे नंबर मेंशन करना चाहिए। ऐसे नंबर मेंशन बहुत बेसिक है बेटा, जब आप पढ़ाई करोगे ना आपको ऐसे नंबर ऐसे याद हो जाता बेटा।
तो जब भी कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट आता है, जब भी कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट आता है, आपको कुछ फ्रॉड्स दिख गए एकदम से, ओ माय गॉड। नंबर 2, कंडीशंस चेंज हो गए, टीम चेंज हो गई, मैनेजमेंट चेंज हो गया, चेंज हो गए कंडीशन में। और बच्चों, ठीक है, एविडेंसेस नए नए मिले आपको, ठीक है, न्यू एविडेंसेस। मतलब डिपेंडिंग अपॉन ये 3, कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट मिल गया आपको बच्चों, कुछ कंडीशंस में चेंज हो गया, या नए एविडेंसेस ऑब्टेन हो गए, उसके हिसाब से बच्चों आपको प्लानिंग को चेंज करना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन है, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, निमोनिक नहीं है मेरे पास, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है। ये देखो, एमटीबी में 20 में और आरटीबी नॉर्मल 20 में क्वेश्चन आया था बच्चों, द ऑर्डर शैल प्लान द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन, सुपरविजन ऑफ एंगेज। देखो जो डायरेक्शन सुपरविजन बोला, मतलब क्या आ गया, कार्स। डायरेक्शन सुपरविजन आ गया बच्चों, मतलब क्या आ गया कार। दिन दो रात गलत टाइम पे गलत क्वेश्चन नहीं पूछ रहे तुम, मेरे चैप्टर वाइज रिवीजन के बीच में तुम एकदम रिवीजन स्ट्रेटेजी पूछ ले रहे हो, जो अलग से 20-25 मार्क का, ठीक है, आपका टॉपिक हो गया। बट एक बात समझ लो, ऑडिट में की इज रिविजन। जितने रिविजन कर सको, जितने टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सको, जितने एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सको, बिकॉज एमसीक्यू करेक्ट इनकरेक्ट में बेटा 44 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। 44 मार्क्स में कोशिश करो 30-35 मिल जाए आपको, तभी जाके आप बच्चे हुए 60-55 मार्क में से 20 मार्क भी स्कोर करते हो, तो आप कहीं ना कहीं 55 के आसपास हो। तो एक ही स्ट्रेटेजी है भाई, एमसीक्यू तो तोड़ के हो जाना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस कर लो आप, और बाकी सबको जितने रिवाइज करोगे उतना ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप पढ़ोगे। कुछ क्वेश्चन बच्चों में मैं आपको बोलता हूं कि आप पढ़ लेना, ठीक है, जनरल क्वेश्चन में इतने भी नहीं कराता। ओके नाउ, ठीक है, लास्ट बड़ा कंसेप्ट, और बच्चों ऐसे 300 कंप्लीट, दैट इज कॉल्ड एज ऑडिट प्रोग्राम। 15 मिनट लगे बच्चों, मस्त सुनना अच्छे से। दैट इज कॉल्ड एज ऑडिट प्रोग्राम। जैसे बच्चों हम लोग पढ़ाई करने के टाइम टेबल बनाते हैं, वो टाइम टेबल जो कभी फॉलो नहीं होता वो टाइम टेबल से कभी फॉलो नहीं होता, ठीक है। बच्चे मुझे पूछते कई बार, सर आप शेड्यूल देते हो, इस दिन ये करेंगे, इस दिन ये करेंगे, सर कभी फॉलो नहीं होता, आगे पीछे हो जाता है। मैं उनको पूछता हूँ, बेटा मैं भी तो इंसान ही हूं ना, तुम लोग टाइम टेबल बनाते हो, आज तक कौन सा स्टूडेंट है बच्चों आज जिसने टाइम टेबल अपना 100% फॉलो किया? मतलब तुम टाइम टेबल में कम ज्यादा कर सकते हो, और सर ने किया तो गलत हो गया। क्यों? सर भी तो पहले स्टूडेंट है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी ठीक है। पिका जो आगे आएगा मैं ही कराऊंगा, सब मैच कराएगा, मैच कराएगा सब, डर मत तू, ठीक है, बस तू फॉलो करते जा, सब कराएगा एग्जाम के पहले, ठीक है। तो सर जैसे आप लोग पढ़ाई करने का बच्चों टाइम टेबल बनाते हो, ठीक है, वैसे ही ऑडिट पर प्लानिंग करने के बाद जो हम टाइम टेबल बनाते हैं बच्चों, उसे बोलते हैं ऑडिट प्रोग्राम, उसे बोलते हैं ऑडिट प्रोग्राम। इसका एक सरासर गंदा सा डेफिनेशन दिया है बच्चों मॉड्यूल में, बट वो पढ़ लेना, एमसीक्यू में आ गया गलती से तो आ गया, मैं बोल दे रहा हूं पहले से। ऑडिट प्रोग्राम का एक गंदा सा डेफिनेशन दिया हुआ है मॉड्यूल में, आई वुड वांट यू टू स्टडी, वो मैं गलती से यहां पे लेके आना भूल गया उसको, राइट। बट जो कॉमन पार्लांस में एक डेफिनेशन है बच्चों उसका, वो भी दिया हुआ है इसमें मॉड्यूल में, वो है बच्चों व्हाट इज ऑडिट प्लान। इट्स अ प्री डिटरमाइंड प्लान, जो पहले से बना के रखा है। इट्स अ प्री डिटरमाइंड प्लान ऑफ नंबर 1 वर्क टू बी परफॉर्म, क्या करना है, नंबर 2 प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म, कैसे करना है, नंबर 3 अलोकेशन ऑफ ऑडिट स्टाफ, स्टाफ को कैसे डिवाइड करना है, एंड नंबर 4 टाइम फ्रेम विद इन विच द वर्क शुड बी कंप्लीटेड। क्या सिंपल है ना बच्चों, पहले से प्री डिटरमाइंड प्लान है, क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा अलोकेशन ऑफ ऑडिट स्टाफ, और कब तक करना है, टाइम फ्रेम, क्या करना है, कब करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा, क्या करना है, वर्क टू बी परफॉर्म, कैसे करेगा, प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड, कौन करेगा अलोकेशन ऑफ ऑडिट स्टाफ, एंड कब तक करेंगे, टाइम फ्रेम विद इन विच द वर्क शुड बी कंप्लीटेड। ओके एवरीबॉडी, ठीक है। अब सर ये प्रोग्राम बनाने के फायदे क्या होते हैं? फायदे बच्चों करीब 8 पॉइंट्स है। मैं बच्चों को बोलता हूं ये क्या, कब, कैसे, कौन, ये याद कर लो बच्चों, इसी को बेस पकड़ लो तो आपके 8 में पॉइंट तो बन जाएंगे। जैसे वर्क टू बी परफॉर्म का बच्चों मैंने पर पकड़ लिया, पर वर्क टू बी परफॉर्म का बच्चों मैं ऐसे याद करता था भाई ऑडिट को,
ठीक है, समझा तो मैं दूंगा आपको, बट समझाने के बाद आप बोलेंगे हाँ हाँ क्या समझाया सर, 5 एग्जाम्पल दे दूंगा, बोलेंगे वाह सर क्या एग्जाम्पल दिया, एग्जाम में आएगा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इससे मैं रिविजन पे समझाने में फोकस नहीं करता, मैं याद कराने में फोकस करता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ निमोनिक्स क्या है, शॉर्टकट्स क्या है। राइट एवरीबॉडी, ठीक है। तो पर में क्या है, पी से है टोटल पर्सपेक्टिव्स। जब प्लान करते हो ना बच्चों, प्रोग्राम आते हो ना, आपको एक टोटल पर्सपेक्टिव मिलता है, अच्छा ये सब करना है, इतने दिन के अंदर करना है, ऐसे करना है। इट हेल्प्स यू इन गेटिंग टोटल पर्सपेक्टिव ऑफ वर्क टू परफॉर्म। सो पी से है बच्चों पर्सपेक्टिव, ई से है बच्चों सर्व एज अ एविडेंस। कोई भी चिंटू बंटी रमेश सुरेश दिनेश आपको बोले ना तूने प्रॉपर्ली ऑडिट नहीं किया, उसे बोला इधर आ, इधर आ, इधर एक प्रोग्राम इधर लिखा हुआ है, कब क्या करना था, आगे सब कुछ लिखा हुआ है। इट हेल्प्स एज अ एविडेंस बच्चों। आर से इट फॉर्म्स बेस ऑफ रिपोर्टिंग, इट फॉर्म्स बेसिस फॉर रिपोर्टिंग। सर रिपोर्टिंग करने के लिए हमारे लिए बेसिस की तरह काम करता है ना ये, ठीक है, बिकॉज रिपोर्ट करने के पहले प्लानिंग देख लेंगे, क्या कब कैसे क्या हुआ है, क्या क्या गलतियां मिली, सब कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है बच्चों ये भी। तो परफॉर्म का उठाया पर, पी से पर्सपेक्टिव, ई से एविडेंसेस और आर से बच्चों रिपोर्टिंग करने में हेल्प करता है। फिर प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड से आएगा, इट सर्व्स एज अ चेकलिस्ट ऑफ प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड। कहीं ना कहीं बच्चों, ठीक है, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना है उसके लिए चेकलिस्ट बन जाता है अपने पास, प्लान, अच्छा ये करना है हो गया, फिर ये करना है, अच्छा फिर ये करना है, चेकलिस्ट। राइट, अलोकेशन ऑफ ऑडिट स्टाफ बच्चों, स्टाफ रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग 3 पॉइंट होते हैं। इट एक्ट्स एज अ सेट फॉर ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर अ स्टाफ। स्टाफ पूछता है आप क्या करूं, मतलब प्रोग्राम में लिखा हुआ है नेक्स्ट क्या करना है। स्टाफ को करके बोलेगा आप क्या करूं, मतलब नालायक प्रोग्राम में लिखा है ना नेक्स्ट क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस। नंबर 2 सुपरविजन करने में हेल्प करता है, हाँ तू कितना काम हो गया तेरा, सर देखो मैं ये कर रहा हूं, अच्छा इतना हो गया इतना बाकी है। हेल्प्स इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ ठीक है, और प्रोग्राम में लिखा था बच्चों ये काम होना चाहिए, ये काम रमेश करेगा, ये काम सुरेश करेगा, ये काम दिनेश करेगा, ठीक है, ये काम में गलती थी, ये काम किसने किया था, सुरेश, सुरेश इधर था, ठीक है, ऐसे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट टाइम फ्रेम विद इन विच, मतलब इट हेल्प्स यू इन टाइमली कंप्लीशन। सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बच्चों प्लानिंग का यही है कि प्लानिंग ऑलवेज हेल्प्स यू इन टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क। प्लानिंग ऑलवेज हेल्प्स यू इन टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क। ओके एवरीबॉडी, ठीक है, तो ये 8 हो गए आपके एडवांटेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। में फिर से बोलता हूं, ठीक है, निमोनिक क्या है, इट्स अ प्रीडिटरमाइंड प्लान ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म। परफॉर्म को उठाया पी, पी से पर्सपेक्टिव, ई से एक्ट एज एविडेंस, आर से हेल्प्स इन रिपोर्टिंग, खत्म। प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड सर्व्स एज अ चेकलिस्ट ऑफ प्रोसीजर टू बी फॉलोड। ऑडिट स्टाफ एलोकेशन, ऑडिट स्टाफ को सुपरवाइज करना, उसके काम को रिव्यू करना और उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में हेल्प करना। टाइम फ्रेम से टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क। फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन होता है इसके डिसएडवांटेज क्या है। बच्चों सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है, पहले से कुछ लिख कर दे रहे हो ना तो आप फिर वही फॉलो कर रहे हो, आपका काम मैकेनिकल हो गया और रिजिड हो गया, इनफ्लेक्सिबल हो गया, मोल्टर्स हो गया, आप सिर्फ वही देखना है, वही काम करना है, वही कर देखना है, कुछ मजा नहीं है, कुछ नया नहीं करने मिल रहा बच्चों। तो कहीं ना कहीं इट विल एक्ट एज अ इनसफिशिएंट स्टाफ के लिए बच्चों शेल्टर की तरह काम करेगा। इट विल एक्ट एज अ शेल्टर। जो क्रिएटिव स्टाफ है ना उसको बोलने नहीं मिल रहा, ठीक है, तो उनकी कोई जजमेंट या इनिशिएटिव नहीं आ रहा उनसे। और जो इनएफिशिएंट स्टाफ है ना बच्चों, उसके शेल्टर की तरह काम करता है। वो तो बचे हुए हैं, मालूम नहीं पड़ रहा क्यों, सभी मिलकर रट्टा मार रहे हैं, वही फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो इसको रिमूव कैसे करें? अरे भाई काम में फ्लेक्सिबिलिटी लेके आओ, लोगों को इन्वाइट करो कि तुम बताओ ये काम को कैसे करना है। लोगों से कहीं ना कहीं तुम बच्चों, ठीक है, उनसे आप बोल सकते हो, इनको एनकरेज करो कि तुम लेके आओ नया पॉइंट, ठीक है, उन्हें बोलो कि तुम बताओ किसी चीजों को करना है। ओके, फ्लेक्सिबल प्लान्स बनाओ, बिजनेस के हिसाब से प्लान्स को बच्चों चेंज करते जाओ। राइट, मोइन मैं पक्का करूंगा बेटा, लेकिन मैं बीच में कैसे करूंगा लेक्चर के? हर नोट्स में लेक्चर के बाद में करता हूं ना बेटा, किया ना, जाके देखो मेरे टेलीग्राम में सारे नोट्स किया ना बेटा। रमेश सुरेश दिनेश। ओके, कुछ छोटी मगर मोटी बातें, छोटी। बचपन में देखा शक्तिमान देखते थे हम लोग,
बचपन में हम शक्तिमान देखा करते बच्चों, पर शक्तिमान चलता था, आखिरी में वो 10 मिनट मुकेश खन्ना आके बोलता था छोटी मगर मोटी बात है, ठहरो, आपने ये नहीं करना चाहिए, आपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, आपने ये करना चाहिए, ठीक है। वैसे ही बच्चों को छोटी मगर मोटी बात है। ओके एवरीबॉडी, फर्स्ट इवॉल्विंग वन ऑडिट प्रोग्राम, वो बोलता है कि बच्चों ऑब्वियस सी बात है ना, एक ऑडिट प्रोग्राम हर केस में कैसे प्रैक्टिकल होगा, तो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशंस आपको क्या करना पड़ेगा, ऑडिट प्रोग्राम को चेंज करते रहना पड़ेगा। नंबर 2, ऑडिट प्रोग्राम का पीरियोडिक रिव्यू करते रहना पड़ेगा, रिव्यू करते रहो। अब बच्चों देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्टर्स, ऑडिट प्रोग्राम ड्राफ्ट करते समय किन किन फैक्टर्स का ध्यान दो बच्चों, ये मस्त क्वेश्चन है, मुझे ये मस्त क्वेश्चन लगता है हमेशा। पहले तो आपका ऑडिट का स्कोप क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम क्या करना है वो जरूरी है, आपके असाइनमेंट्स के लिमिटेशंस क्या है, आप क्या क्या नहीं कर सकते, ठीक है। फिर एविडेंसेस क्या क्या कलेक्ट करने हैं, बढ़िया। आपके ऑडिट करने के स्टेप्स क्या हो गए, बहुत ही बढ़िया। पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेकमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्क को कोऑर्डिनेट कैसे करना है बच्चों, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट्स है, निमोनिक मेरे पास नहीं है बट क्वेश्चन अच्छा है कि भाई ड्राफ्ट करते समय किन बातों का ध्यान रखेंगे, स्कोप क्या है, आपका लिमिटेशंस क्या है, एविडेंसेस क्या कलेक्ट करने हैं आपको, स्टेप्स क्या होंगे, ठीक है। फिर आर से है आपका रोमम रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेकमेंट, ठीक है। और ओ से बच्चों, सी से ओ कहां से आ गया, कोऑर्डिनेशन कैसे करना है। ओके एवरीबॉडी, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आई डोंट हैव अ निमोनिक फॉर दिस। डन। इसी के साथ बच्चों ऐसे 300 कंप्लीट हो गया, अपने स्टैंडर्ड का इस चैप्टर का बच्चों 70 to 80% कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर नंबर 2 में बच्चों और एक चीज है, वो है ऑडिट मटेरियलिटी को लेके, बस 15 मिनट और लग जाने हैं और ये चैप्टर खत्म हो जाने हैं, 15 मिनट और लग जाने हैं और बच्चों चैप्टर, थैंक यू सो मच बच्चा। पिकाचू गेमिंग मेरे भाई, इसे सुना कर मैं क्या बोलता हूं अच्छे से, मैंने क्या बोला, जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं, चैप्टर के साथ साथ स्टैंडर्ड्स भी पढ़ा रहा हूं बेटा, तो तुम पहले चैप्टर पढ़ोगे, फिर वो ऑडिट प्रोनाउंसमेंट वाली बुक है उसमें अलग से पढ़ोगे, मैं दोनों को साथ में ही पढ़ा रहा हूं बेटा, तो कई सारी चीजें आपके मटेरियल में नहीं दिखेंगी क्योंकि वो प्रोनाउंसमेंट के अंदर है ना। चैप्टर नंबर 2 में कुछ कुछ चीजें बेसिक होता है और कुछ फिर वो स्टैंडर्ड प्रोनाउंसमेंट के अंदर होता है, आप दोनों पढ़ना चाहिए ना आपको, मैं दोनों को बेटा एक ही जगह पढ़ा रहा हूं, इसलिए से कुछ पॉइंट्स जो है वो आपको स्टैंडर्ड में नहीं दिखेंगे मेरे भाई। यस प्रबल पक्का। ओके तो यार थोड़ी बकर बकर हो गई, आपने देख लिया स्कोर 4, बढ़िया। क्या चल रहा है स्कोर 4 बच्चों, देखना तो बनता है, देखना तो बनता है मेरे भाई। डिंग 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 डिंग। ओके डन डन। चलो अश्विन ओके एवरीवन, अच्छा ओके पिंटू। सो हमारी जिंदगी तो खत्म हो गई, स्पोर्ट्स तो क्या है, आईपीएल के समय में क्लास लेता हूँ, क्या बताऊँ, छोड़ो जान दो। हाँ एनीवेज बच्चों, तो ऐसे थ्रू 320 बात करता है बच्चों मटेरियलिटी को लेके। मटेरियलिटी हमने जगह जगह देखा है कि एज अ ऑडिटर हमें ठीक है एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ते हैं वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट।
मतलब बच्चों हमें गलतियां नहीं ढूंढना, हमें ढूंढना है गलतियां जो मटेरियल है। क्वेश्चन ये आता है सर व्हाट इज मटेरियल। जब हम बोलते हैं मटेरियल मीन्स वो मिसस्टेटमेंट जो यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके। हम बोलते हैं बच्चों मटेरियल क्या होता है, मटेरियल वो होता है जो यूजर के डिसीजन को बच्चों इन्फ्लुएंस कर सके। व्हाट इज मटेरियल विच कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक बार याद रखना बच्चों, स्टैंडर्ड दिया हुआ है बट बेसिक्स एमसीक्यू अलर्ट, करेक्ट इनकरेक्ट बच्चों अलर्ट। व्हाट इज मटेरियल विल ऑलवेज डिपेंड अपॉन प्रोफेशनल जजमेंट। व्हाट इज मटेरियल विल ऑलवेज डिपेंड अपॉन जजमेंट ऑपरेटर। इससे बच्चों कितने करेक्ट इनकरेक्ट दे चुका हूं मैं, कितने एमसीक्यू देख चुका हूं बच्चों में। मटेरियल क्या है वो डिपेंड करेगा ऑडिटर के जजमेंट पे, ऑडिटर के जजमेंट पे। डन। अब सर मटेरियलिटी सेट कैसे करना है, देखो बच्चों फंडा बहुत सिंपल है, ठीक है। हम एक बेंचमार्किंग प्रोसेस लगाएंगे, आई रिपीट, हम एक बेंचमार्किंग प्रोसेस लगाएंगे, ठीक है। उसके बेसिस पे हम एक मटेरियलिटी डिसाइड करेंगे, राइट, ठीक है। ये प्रोसेस लगाने के बाद में बच्चों, ठीक है, एक अमाउंट आ जाएगा कि इतना मटेरियल है। इससे कम को भाव नहीं देंगे, इग्नोर करेंगे, इससे ज्यादा को बच्चों भाव देंगे। तो जो मटेरियल सेट कैसे करेंगे, पहले बनाओ एक बेंचमार्क, एक बेस पकड़ो, उस पर बच्चों एक परसेंटेज अप्लाई करो। जैसे आपने बेस पकड़ा एक नेट प्रॉफिट में मैंने परसेंटेज अप्लाई किया 5%, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट का 5%, तो उस अमाउंट से नीचे का अमाउंट है 6, इग्नोर, छोड़ दो। और बच्चों उससे ज्यादा का अमाउंट है तो मटेरियल उसे भाव दो, उससे कम के अमाउंट को छोड़ दो, उससे ज्यादा के अमाउंट को बच्चों भाव दो। ओके, तो ऐसे करते हैं बच्चों। मटेरियल सेट कैसे करते हैं, एक बेंचमार्क पकड़ते हैं, उस पर एक परसेंटेज अप्लाई करते हैं, ठीक है। उससे एक अमाउंट आता है, अमाउंट से कम है तो इमटेरियल, अमाउंट से ज्यादा है तो मटेरियल। ओके, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। हाउ डू यू डिसाइड द बेंचमार्क। बेंचमार्क डिसाइड कर समय बच्चों कौन से फैक्टर्स का ध्यान रखना है। मुझे आज तक दिल से बहुत अच्छा निमोनिक नहीं मिला बच्चों, मुझे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो बेस पकड़ रहे हो कि प्रॉफिट बेस पकड़ रहे हो, टोटल एसेट्स बेस पकड़ रहे हो, टोटल लायबिलिटी को बेस पकड़ रहे हो, ठीक है, आप ग्रॉस प्रॉफिट को बेस पकड़ रहे हो, आप सेल्स को बेस पकड़ रहे हो, आप बेस किसी को भी पकड़ सकते हो, बट उनके लिए किन किन फैक्टर्स को कंसीडर करना है बच्चों। पहला फैक्टर ये है कि आप जो बेस पकड़ रहे हो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। इट शुड बी फ्रॉम सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब बाहर का कोई बेस मत पकड़ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। ओके सर। दूसरा, यूजर को किससे मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजर को किससे मतलब है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जैसे मैं बात करता हूं, ठीक है, अगर वो सेक्शन 8 कंपनी से बच्चों, तो नंबर ऑफ इवेंट्स मैटर करता है, ठीक है, हमको आप प्रॉफिट मैटर नहीं करता, राइट। कोई नई एस्टेब्लिशमेंट है तो नई एस्टेब्लिशमेंट के लिए यूजर को प्रॉफिट मैटर नहीं करता, रेवेन्यू यानी सेल्स मैटर करता है, राइट, ठीक है। वैसे ही अगर ऑलरेडी बहुत सारे हो चुके बच्चे, प्रॉफिट मैटर करता है, किसी को ग्रोथ मैटर करती है, तो बेसिकली मैटर ये करता है कि यूजर का अटेंशन किन बातों पे है, उसको बेस पकड़ो। नंबर 3, एंटिटी कौन से इकोनॉमिक एनवायरमेंट में है। वाह, क्या इकोनॉमिक एनवायरमेंट, स्टेज क्या चल रहा है भाई, कौन से स्टेज पे है, ठीक है। क्या वो इंट्रो स्टेज पे है, नहीं आई है, अभी अभी आई है, या ग्रोथ स्टेज पे है, या मच्योर्ड स्टेज पे, या डिक्लाइन स्टेज पे बच्चों। यानी कहीं ना कहीं स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अरे मेरे को शॉर्टकट मिल गया, पढ़ाते पढ़ाते बच्चों निमोनिक मिल गया, 11 साल में जो नहीं मिला आज मिल गया बच्चों, मिल गया, पता आ रहा है, उस पर आ रहा है। फिर ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। अब जैसे बच्चों फॉर एग्जांपल इट इज मोस्टली डेट फाइनेंस्ड, तो फिर डेट को लो बेस, मेजरली इक्विटी फाइनेंस, तो आप इक्विटी को भी ले सकते हो, ठीक है। तो ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है, लास्ट पॉइंट बच्चों, रिलेटिव वॉलेटिलिटी। आया था गया, वापस गया, आ गया, आया था लेकिन चलेगा फिर भी, ठीक है, ठीक है। वॉलेटिलिटी हम हमेशा बोलते हैं बच्चों, बेस उसको पकड़ो जो लेस वॉलेटाइल हो,
जो नॉर्मली कंसिस्टेंट हो, साल बाय साल ऑलमोस्ट 10-15% जैसे ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी मार्जिन बच्चों मोस्टली सेम रहता है, ठीक है। सेल्स अगर आपका मोस्टली सेम चल रहा है, कैपिटल आपका सेम चल रहा है, ऐसी चीज लो जो लेस वोलेटाइल है बच्चों, रिलेटिवली लेस वोलेटाइल, ठीक है, रिलेटिवली लेस वोलेटाइल। तो इससे अगर आपको दिमाग में नहीं समझा मैंने क्या किया, मैंने बच्चों इसके लिए निमोनिक बना दिया मस्त वाला यूरोज। यूरोज, यूरोज, ठीक है, यूरोस, ऐसे निमोनिक बन जाते हैं ऐसे, ठीक है। सर बेस किसको पकड़ेंगे, ठीक है, जैसे पैसा कम ज्यादा होता है, हमारा पैसा कितना मटेरियल है बच्चों, उसके लिए बेस पकड़ते हैं हम यूरोस को। हाँ शिवांजलि, वो आ ही गया था यूरोस। ई से है भैया एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यू से है भैया यूजर को क्या चाहिए, आर से है भैया रिलेटिव वॉलेटिलिटी क्या है, ओ से है भैया ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है, और एस से है भैया कौन सा स्टेज चल रहा है एस्टैब्लिशमेंट का। ऑब्वियसली बात है प्रबल, इसलिए मैंने प्रबल स्टार्टिंग से किया। प्रबल का क्वेश्चन है सर कि बेंचमार्क हर ऑडिटर के अलग अलग होगा, इससे प्रबल मैंने स्टार्टिंग से किया कि हर ऑडिटर के जजमेंट पे डिपेंड करता है उसे कैसा करना है। तो भाई एक बेंचमार्क सेट कर दिया, उस पर परसेंटेज अप्लाई कर दो और मटेरियल सेट कर लो। बच्चे मुझे बताओ क्या इसके लिए कोई डिफाइंड रूल्स है? डिफाइंड रूल्स नहीं है ना। सपोज मैं एग्जांपल दूं आप लोग को, अपन ने पकड़ा प्रॉफिट, प्रॉफिट था भाई 5 करोड़ का, और मतलब प्रॉफिट का 1%, प्रॉफिट का 1%, 5 करोड़ का 10% हो गया 50 लाख, 1% हो गया बच्चे 50,000 रुपए, ठीक है, 50,000 रुपए एग्जाम्पल दे रहा हूं मैंने क्या बोला, 50,000 अपना मटेरियलिटी आइटम है, 50,000 से कम के आइटम है छोड़ देंगे, 50 के ऊपर होंगे भाव देंगे। मुझे बता बच्चों, आपने जो 1% पकड़ा वो तो खुद की मर्जी से पकड़ा ना, इससे क्या हुआ, एक अमाउंट आ गया, उसके कम के ना उससे छोटे नीचे वाले ना सारे आपने स्किप कर दिया। माय क्वेश्चन इज, क्या उससे नीचे वालों में बच्चों, क्या नीचे वालों में गलतियां हो सकती है? और आपने तो स्किप भी कर दिया पूरा, उससे भी तो गलतियां हो सकती है, और भले एक गलती नहीं बट कंबाइन में 5-6 गलती मिला के तो मटेरियल हो जाएगा। सर आप क्या करेंगे, करेंगे क्या? हम बोलते हैं कि इस फॉर्मूले से बच्चों जो मटेरियलिटी आई है, सुनना मेरी बात को अच्छे से, इस फॉर्मूले से जो मटेरियलिटी आई है बच्चों उसे थोड़ा सा कम कर दो और थोड़ा कम ले लो। जैसे 50,000 है ना, अब एक काम करो 30,000 रुपए ले लो। क्यों? ताकि 50 से 30 के बीच के ट्रांजेक्शन भी बच्चों कवर हो जाए। ज्यादा ट्रांजेक्शन को कवर करोगे ना हमारे लिए अच्छा है, ज्यादा चेक करने में आएगा बच्चों। दिस माय फ्रेंड इज कॉल्ड एज परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। व्हाट इज परफॉर्मेंस मटेरियलिटी? परफॉर्मेंस मटेरियलिटी इज लेस देन एक्चुअल मटेरियलिटी, इट्स ऑलवेज लेस देन एक्चुअल मटेरियलिटी, ताकि वी कैन कवर मोर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। और जितने ज्यादा कवर करेंगे ना बच्चों उससे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रोमम मतलब गलती होने के चांसेस बच्चों कम हो जाएंगे। देखो लिखा हुआ भी है 50 to 90% ऑफ द एक्चुअल मटेरियलिटी। याद रखना व्हाट इज परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, जो मटेरियलिटी हमारे उस फॉर्मूले से आई बच्चों उससे थोड़ा सा हमने और कम ले लिया, कम ही रख दिया परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को, चेक करने समय थोड़ा कम रख दिया, और ताकि हम और ट्रांजैक्शन को कवर कर सके, 30,000 से लेकर 50,000 के बच्चों ट्रांजैक्शन को कवर कर सके। ओके एवरीबॉडी, बाकी ये क्वेश्चन देखो बच्चों, धूम धड़ाका चक दे फट्टे क्वेश्चन है ये, बहुत सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन पढ़ाने के पहले मुझे आपको बताऊं बच्चों, मैंने आपको बोला कि 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी मैंने आपको 20 क्वेश्चन दिए, मतलब ये 20 क्वेश्चन करके जाना, दिस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मुझे बताओ एग्जाम में आपके उन 20 क्वेश्चन के करने की गलती होने के चांसेस ज्यादा है कि कम है? अगर मैंने आपको 20 क्वेश्चन दे दिए, बोल दिया 20 में से ही पेपर आएगा, तो 20 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बोल दिया मैंने, एग्जाम में आपके वो गलती करने के चांसेस ज्यादा है कि कम है? आप ही बोला बच्चों, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो आप इतने अच्छे से करके जाओगे
आपकी गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। यही पॉइंट बच्चों यहाँ पे, ये एमसीक्यू अलर्ट नहीं, एमसीक्यू का बाप अलर्ट है, ये पॉइंट याद रखना बच्चों, ठीक है। करेक्ट इनकरेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। जितना ज्यादा मटेरियल है उतना हम डिटेल में चेक करते हैं, और जितना हम डिटेल में चेक करते हैं बच्चों उतने गलती होने के चांसेस कम है, मतलब ऑडिट रिस्क कम है। ऑडिट रिस्क मतलब क्या होता है, गलती होने के चांसेस आपके साइड से, ऑडिटर के साइड से गलती होने के चांसेस। तो रिपीट, जितना ज्यादा मटेरियल है उतना ऑडिट रिस्क कम है, जितना कम मटेरियल है वो हम इग्नोर करते हैं, उतना ऑडिट रिस्क ज्यादा है। यानी ऑडिट रिस्क और मटेरियलिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा बच्चों, इनवर्स रिलेशनशिप होगा। ऑडिट रिस्क और मटेरियलिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा बच्चों, इनवर्स रिलेशनशिप होगा। याद रखना है पॉइंट, तोड़ के याद रख देना ये पॉइंट को बच्चों। ओके, बाकी सब चिल्लर चिल्लर चिंटू बंटी पॉइंट्स है, ये एग्जांपल्स है। हाँ, ये एग्जांपल्स है, एग्जांपल दिया हुआ है बस। ओके, लास्ट एक दो क्वेश्चन आए बच्चों, क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें है। नवंबर 2020 में क्वेश्चन आया था बच्चों, इंडिकेट द फैक्टर्स फॉर बेंचमार्क। ये देखो, बेंचमार्क करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स कैसे करना है, यूरोस, यूरोस। नेक्स्ट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफन डिस्कस द कांसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ एसेसमेंट। मतलब जनरल क्वेश्चन है बच्चों, मटेरियलिटी क्या होती है, प्रोफेशनल जजमेंट लगता है, मटेरियलिटी के लिए ये जी ये लिख देना, ये जनरल बातें लिख के आ जाना बच्चों एग्जाम में। आरटीबी एमटीबी अभी रिसेंटली ये क्वेश्चन आए, पिछले 3-4 एग्जाम के मैंने यहाँ पे कवर कर दिए। भाई बच्चों, तो आप देख सकते हो, और ये ऐसे जब भी मैं आंसर लिखता हूँ ना बच्चों, ये सेल्फ स्टडी वाले क्वेश्चन रहेंगे, जनरल फेंकने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देख सकते हो बच्चों, मैंने हंसते खेलते चकदे फट्टे करते हुए आपका चैप्टर नंबर 2 बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दिया, राइट। तो याद रखना, रोज मैं 9:30 बजे इसी चैनल पे रिवीजन लेके आता हूं। सबसे पहले बच्चों, अगर दिल से ईमानदारी से मैंने अच्छे से पढ़ाया हूंगा और रिवाइज भी करा दिया, निमोनी भी दे दिया बच्चों, ये वीडियो को पहले जाके लाइक करो दिल से। अगर दिल से तुम्हारी आवाज निकलेंगी लाइक करने के तो ही लाइक करना, नहीं निकलेंगे मत करना। बट निकली ना, एफर्ट्स दिख रहे हैं ना, तो बच्चों लाइक नहीं करो, इतने भी तो तुम खुद गर्ज नहीं हो, दिल से डन। बाकी बच्चों 11 साल से लॉ रीड पढ़ा रहा हूं ना, सिर्फ मैं, ऐसे अनअकैडमी में बहुत अमेजिंग एजुकेटर्स है तो यहाँ वहां कहीं खोए हुए थे, कई एजुकेटर्स ऐसे, जैसे मैं था नागपुर शहर में छोटी जगह पे फिजिकल क्लास लेता था, हालांकि 400-500 बच्चे पढ़ाता था एक क्लास में, बट फिर भी ठीक है, नोन नहीं था अक्रॉस इंडिया। ऐसे कई अमेजिंग एजुकेटर्स को बच्चों अनअकैडमी स्काउट करके लेके आता है आप लोगों के लिए, जिनसे आप लोग चाहो तो आपके रेगुलर क्लासेस भी कर सकते हो थ्रू अवर प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। एवरीबॉडी सर ये सब क्या है बता दो बच्चों आराम से, ठीक है। कुछ नहीं, प्लस इज सर बेसिक प्लान, आइकॉनिक इज थोड़ा प्रीमियम प्लान, ठीक है सर। इसमें क्या होता है बच्चों, अनअकैडमी में बता बेस्ट पार्ट क्या है, घर बैठे ऑफिस जाते हो जो करते हो अपने टाइम पे आप क्लास देख सकते हो, ठीक है। हर सब्जेक्ट के अनअकैडमी में मल्टीपल एजुकेटर्स है, एक पसंद नहीं आया दूसरा, दूसरा पसंद नहीं आया तीसरा, व्यूज से कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड एक्सेस। और लाइव क्लास करना है लाइव क्लास करो, ठीक है। कोई डाउट है बच्चों, लाइव डाउट पूछ सकते हो, एजुकेटर से बात कर सकते हो। मैं हर दिन अपने लर्नर से बात करता हूँ कम से कम 6-7, कोई भी डाउट है वो हैंड रेस करते हैं, मैं हैंड पूरा बोलो बेटा क्या डाउट है, ठीक है। और क्या चाहिए बच्चों, मल्टीपल एजुकेटर्स, और किसी रीजन से लाइव नहीं कर पाए बच्चों, रिकॉर्डेड अवेलेबल हो जाता है लेक्चर, और क्या चाहिए, ठीक है। ये सब प्लस के फीचर्स है, अनलिमिटेड एक्सेस है। आइकॉनिक में थोड़ा एडिशनल फीचर्स है, आपको एक कोच मिलता है जो आपको स्टडी प्लान बना कर देता है, प्लानर बनता है, फिजिकल नोट्स मिलते हैं, यहाँ पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, यहाँ फिजिकल नोट्स मिलते हैं बच्चों। एक्सपर्ट के कई सारे अमेजिंग सेशंस होते हैं बच्चों यहाँ पे, और बहुत कुछ। और अनअकैडमी में खास बात क्या है, आपके नीड के हिसाब से आप 3 महीने से लेकर 24 मंथ से सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ठीक है। 24 मंथ्स 12 मंथ्स का कितना है, 18-19-20 हजार रुपए का है। 20 हजार में 8 सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के मल्टीपल एजुकेटर्स, और क्या चाहिए। और एक खास बात, अनअकैडमी बच्चों कभी भी सब्सक्रिप्शन लो, चाहे सीए में लो कहीं भी लो, ठीक है। आप अगर कॉम्बैट दे रहे हो कहीं भी कर रहे हो, जहां कोड पूछा, अगर आपने मेरा नाम डाल दिया बच्चों एज ए कोड KUNL कुणाल, तो आपको तो जो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट है, एक्सेस है, सब मिल जाएगा बच्चों। मेरा थोड़ा भला हो जाएगा अनअकैडमी में। अगर आप चाहते हैं कुणाल सर जैसे एजुकेटर्स अनअकैडमी में आगे टाइम तक चले तो प्लीज मेरा कोड यूज करना मत भूलना। बाकी ये नोट्स मैं आपको मस्त 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 जबरदस्त, ठीक है, पोस्ट कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर, ठीक है। वो जाके जरूर ज्वाइन करना, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है अनअकैडमी के, मेरे सब कर लेना बच्चों। लास्ट बट नॉट लीस्ट एवरीबॉडी, ठीक है, सब्सक्राइब आप लोगों ने कर लिया होगा। अगर आप कहीं भूले भटके कोई ये वीडियो देख रहे हैं,
ठीक है, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा बच्चों, बहुत प्यारे प्यारे एजुकेटर्स बहुत प्यारे कंटेंट लेके आते हैं इस चैनल पे। सब्सक्राइब करने का, नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करने का, लाइक करना नहीं भूलने का, और जब भी अनअकैडमी में कहीं भी कोड मांगे कुणाल कोड नहीं भूलने का। ओके एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। हasta la vista, buenos dias बच्चों। कल मिलते हैं, कल सभी गांव वालों को, भाई बहनों को, दोस्तों को, सबको बता दो बच्चों, इस एग्जाम में पहली बार आने वाला है CARO कारो 2020। डोंट मिस इट फॉर हेवंस। बहुत इंपॉर्टेंट। मच्छर बीच में आ गया, मच्छर अभी आया लेकिन कारो बच्चों कल हम पढ़ेंगे, एग्जाम में जरूर आएगा। ओके एवरीबॉडी, that's it for today. Bye bye, sayonara, take care, hasta la vista, buenos dias। मिलते हैं बच्चों कल रात को 9:30 बजे कारो 2020 के साथ में। और आप में से कुछ बच्चे अगर लॉ का रिवीजन कर रहे हैं बच्चों, तो लॉ का कल मैं फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करने वाला हूँ अनअकैडमी के ग्रुप 1 चैनल पे। फर्स्ट लेक्चर रिवाइज करने वाला बच्चों, और उसका नाम है फर्स्ट और सेकंड प्रिलिमिनरी एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। ओके, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट। यस सर।